जय हिंद, जय मां भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल। मैं हूं रमेश शर्मा। आज उपस्थित हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सहयोगी चाणक्य की कहानी को लेकर, वीर गाथा को लेकर, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसका सहयोगी चाणक्य, जो उनका मंत्री हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर मगध साम्राज्य का नाश कैसे किया, आज हम इसी कहानी को लेकर उपस्थित हैं। ईसा से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी और ठीक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 3500 साल बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड होता है वह भारत में ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों में जो सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई थी। इसीलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उन्हें पूर्व वैदिक काल के नाम से भी पुकारते हैं। और उसके बाद ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड है वह जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसी काल में वेदों के जो 3 ग्रंथ और बच गए थे, उन 3 ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। और उसके बाद 600 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सूत्रपात हुआ था। और 600 ईसा पूर्व के समय को भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरे का पूरा साम्राज्य 16 महाजनपद में बंट गया था, जिसे 16 महाजनपद भी कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 16 महाजनपद का सीधा सीधा संबंध, तो मौर्य वंश का सीधा संबंध मगध साम्राज्य से था और मगध साम्राज्य का सीधा सीधा संबंध 16 महाजनपद से था और 16 महाजनपद का सीधा सीधा संबंध भारतीय इतिहास से था। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। बिंबिसार का समय 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है जब वो 15 साल के थे तभी उन्होंने मगध साम्राज्य की गद्दी को संभाल लिया था। और अपने शासन के दौरान ऐसा बताया जाता है कि वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और अपने शासन के दौरान उन्होंने 3 रानियों से शादी की थी, जिसमें कौशल नरेश की बेटी कौशल देवी, उसके बाद लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से शादी की थी और आगे चलकर मद्र नरेश की पुत्री खेमा से भी उन्होंने अपनी शादी की थी। उन्होंने अपनी राजधानी सर्वप्रथम गिरिब्रज को बनाया था और उसके बाद गिरिब्रज से अपनी राजधानी को हटा करके राजगृह को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उनके दरबार में जीवक नाम का प्रख्यात वैद्य रहा करते थे और महागोविंद नामक एक बहुत ही महान वास्तुकार भी उनके दरबार में रहा करते थे। आगे चलकर बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी को संभाला था। और अजातशत्रु का समय 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व का माना जाता है। और इसी काल में अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया था और अपने शासन के दौरान अजातशत्रु बज्जी संघ पर फूट डाल करके उस पर अपना विजय प्राप्त किया था। मखाली गोसाल इस युद्ध में मारा गया था और इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशील कंटक और रथ मूसल जैसे खतरनाक हथियारों का भी प्रयोग किया था। और इन हथियारों के बल पर ही अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर विजय पाई थी, पुनः मगध साम्राज्य की गद्दी को संभाला था। और ऐसा बताया जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु उपरांत अजातशत्रु ने उनके भस्म से राजगीर में बहुत ही विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। और अजातशत्रु के समय में ही भारत में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। और उसके बाद अजातशत्रु की हत्या करके उनका बेटा उदयन ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन शुरू किया था, मगध साम्राज्य की गद्दी को संभाला था। और उदयन का समय 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व का माना जाता है।
और उदाइन ने ही राजगृह से राजधानी को हटाकर पुनपुन, सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मगध साम्राज्य के इतिहास में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हर्यक वंश के कमजोर शासक नागदशक को हटा करके उसका मंत्री शिशुनाग ने मगध साम्राज्य पर नागवंश की नींव डाली थी। हर्यक वंश के बाद मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है और शिशुनाग ने वैशाली को अपना मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया था। उदाइन ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। ठीक उसी प्रकार शिशुनाग का लड़का कालाशोक ने मगध साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के बाद पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था और ऐसा बताया जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के जमाने में ही हुई थी और उसके बाद नंद वंश के महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का नाश करके मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी और वहां की गद्दी को संभाला था। नंद वंश का पीरियड 344 से 323 ईसा पूर्व का माना जाता है और महापद्म नंद के बाद 325 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय विश्व विजेता सिकंदर भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने मंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा गया और जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनकी सहायता से नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की शुरुआत की थी जो मुरा के लड़के थे। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित करके उनकी बेटी हेलेना से शादी की थी और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसी मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से उन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा ली थी और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोल मैसूर में उपवास के द्वारा, उपवास मतलब सलाखल के द्वारा देह त्याग किया था और उसके ठीक बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार जिसे अमित्र घात भी कहा गया है, शत्रु संहारक भी कहा गया है। बिंदुसार का समय 298 से 273 ईसा पूर्व का माना जाता है और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ था, जिनको पहली बार उनके लड़के सम्राट अशोक ने कुचल दिया था और दूसरी बार तक्षशिला के विद्रोह को उनका दूसरा लड़का अशोक का भाई असीम ने उस विद्रोह को कुचला था। बिंदुसार ने 25 वर्ष तक इस मगध साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया था। यूनानी शासक एप्टियोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था और बिंदुसार के बाद उनका लड़का अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। अशोक जिसे सम्राट अशोक भी कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन काल के दौरान 5 रानियों से शादी की थी, जिसमें देवी तिस्य रक्षिता, असंधि मित्रा, कारुवाकी और पद्मावती, इस तरह उन्होंने 5 रानियों से शादी की थी और उसमें से देवी का लड़का महेंद्र और संगमित्रा पुत्र और पुत्री थे जो धर्म प्रचार के लिए तमाम देशों को यात्रा की थी। शासन के 8वें साल में सम्राट अशोक अपने जीवन का सबसे कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ऊपर लोगों के खून बहे थे और इतने बड़े नरसंहार को देखकर अशोक का दिल पिघल चुका था और कलिंग युद्ध के बाद काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और बैक्ट्रिया
इत्यादि विदेशों तक भी सम्राट अशोक की सीमाएं पहुंच चुकी थी, वहां तक कब्जा हो चुका था। और इसके अलावे जम्मू कश्मीर से लेकर मैसूर का इलाका भी सम्राट अशोक के कब्जे में आ चुका था। और आगे चलकर सम्राट अशोक ने इन हत्याओं और कलिंग युद्ध की हत्याओं को देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और जो आगे चलकर उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे, जिसे अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।